वेलकम टू ऑल। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं बात करना चाहूँगा आज कूलाम्स लॉ के बारे में। यानी जो हम सीखने वाले हैं आज, वो हम सीखेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में, कैसे इसको डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ देखो, कूलाम्स लॉ। अब ये जो कूलाम्स लॉ है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको हमें कहाँ पर पढ़ना पड़ता है। तो ये जो हम पढ़ते हैं कहाँ पर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पोजीशन पर। और आपको पता है कि जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं चार्ज। जब चार्ज कहते हैं तो कूलाम्स ने भी क्या करा कि दो प्रकार के इन्होंने चार्ज बॉडी लिए। अब दो प्रकार के चार्ज बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ये मेरे पास एक चार्ज बॉडी हो गया यहाँ पर, ठीक है। और कुछ दूरी पर एक दूसरी चार्ज बॉडी है मेरे पास, ठीक है। इस चार्ज बॉडी को मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। इस चार्ज बॉडी को मैंने क्या बोल दिया है, बी बोल दिया है। क्लियर हो गया। अब इस चार्ज बॉडी को कहाँ रखा गया है, कुछ सेपरेशन डिस्टेंस पे रखा गया है। जो सेपरेशन डिस्टेंस क्या है आपके पास, आर है। ये सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, आर है। इस चार्ज बॉडी को अगर मैं बोलूँगा कि ये नेगेटिव क्यू है और इसको अगर मैं बोलता हूँ पॉजिटिव क्यू, तो देखो यहाँ पर ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव बॉडी ले रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉजिटिव बॉडी ले रहा हूँ, तो ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं। क्या ये, अपोजिट चार्ज। और अपोजिट चार्ज के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। तो वो फोर्स के कंसेप्ट को डिफाइन करा था किसने, कूलॉम्स ने। तो वही फोर्स का फॉर्मूला दिया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव बॉडी ले रहा हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव बॉडी ले रहा हूँ, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव लेता हूँ, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। और यहाँ पर भी अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ और यहाँ पर भी पॉजिटिव लेता हूँ, तो भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों को रिपल करते हैं, यानी फोर्स लगेगा इनके बीच में। या फिर ये एक नेगेटिव और ये एक पॉजिटिव है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये चार्ज बॉडी इस कंडीशन में आप ले रहे हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कूलॉम्स ने क्या करा था, इसका उठा करके मैग्नीट्यूड ले लिया था। तो इसके मैग्नीट्यूड को बोल दिया था Q1 और इसके मैग्नीट्यूड को बोल दिया था Q2। समझ रहे हो ना। इस वाले को मैग्नीट्यूड को बोला Q1 और इसके मैग्नीट्यूड को बोल दिया Q2। कुछ भी ले लो आप चार्ज, आइदर पॉजिटिव लो आइदर नेगेटिव लो, कुछ भी ले लो, लेकिन हमें उसका मैग्नीट्यूड लेना है। और मैग्नीट्यूड में आप समझ ही सकते हो कि हम मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं। पॉजिटिव का तो पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को इन्होंने क्लियर कर दिया था। और क्लियर करने के बाद क्या दिया था उन्होंने, कुछ डेरिवेशन बताया था, यानी एक फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूले को हम निकालने जा रहे हैं। एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि देखो मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं करा रहा हूँ। डेफिनेशन लिखने के आपके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर इसको डिराइव करें, या आप डिराइव कर लें, डिराइव करने के बाद जो फॉर्मूला आता है आप उससे डेफिनेशन बना दें। तो ये आपके हाथ में है। तो इसका डेफिनेशन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुक से लिख लें, बुक में लिखा हुआ है ये। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको नोट्स में प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे जो भी ग्रुप है हमारा वो ज्वाइन कर लें, आपको पूरी मदद की जाएगी। बस शर्त यह है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखो चलिए हम फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले कूलॉम्स ने क्या बोला था कि इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा, इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी फोर्स है, वो जो लगता है दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों चार्ज का इसका मैग्नीट्यूड Q1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड Q2 हो गया। तो आपने क्या ले लिया, Q1 Q2 ले लिया। ये पहला फोर्स कंसेप्ट आया था कि जब दोनों चार्जों का अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं और उनकी अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, उनके प्रोपोर्शनल हो जाता है। और दूसरा जो यहाँ पर एक और चीज़ जो बताया था वो डिस्टेंस के लिए बताया था। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं फोर्स आपका कम होता चला जाता है। जब फोर्स कम होता चला जाएगा तो इसको लिखा गया है F इज प्रोपोर्शनल टू दी 1/r²। अब ये जो दो इक्वेशन आपके पास आई है, इस दो इक्वेशन को थोड़ा सा अब आप क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इस दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने क्या कर दिया है, मर्ज। अब मर्ज करने पर जो मेरे पास रिजल्टेंट जो आया है इक्वेशन, वो आया है Q1 Q2/r²। समझ रहे हो। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी जब आप हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद आपको एक कांस्टेंट मिलेगा K।
के Q1 Q2 अपन क्या हो गया आपके पास आर स्क्वायर। समझ रहे हो, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन ए, क्योंकि यही हमारे पास क्या है कूलम्ब फोर्स फॉर्मूला है जो हमने निकाल दिया है। अब ये जो के है आपके पास, ये क्या होता है आपके पास, इसको आप फोर्स कांस्टेंट बोल लो, कूलम्ब कांस्टेंट बोल लो, तो मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूँ कांस्टेंट ही बोल देता हूँ, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट बोल लो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल लो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो पता क्या होती है 1/4πε0 ये होती है। और इस ये जो है ना ये के की वैल्यू 1/4πε0, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लिखते हो आप, इसको रिजॉल्व करते हो, सॉल्व करते हो, तो आप लेते हो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखो ये फोर्स है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, आपको मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन जो ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है, इसका जो अगर आप बात करोगे फॉर्मुलेटिव वैल्यू तो 1/4πε0 होता है। और अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू बात करेंगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं और भी थोड़ा सा बात करूँगा आगे चल के, थोड़ा सा इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा लो। जब सब्स्टिट्यूट कराओगे तो जो आपको f की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपके पास 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन क्या हो जाता है आर स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया आपके पास ए डैश, यानी ये हमारे पास आ गया प्योर फॉर्म इक्वेशन आ गई किसकी कूलम्ब फोर्स की। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है ना डाउट। तो देखो अब यहाँ तक जब आपको समझ में आ चुका है तो आप पूछोगे सर ये क्या है, ये है आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो ये ε0 है ना आपके पास, ये क्या आपके पास परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात कर लेते हैं ना भाई, फ्री स्पेस होता है। अब आप पूछोगे परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी देखो जो भी साइंटिस्ट इस ब्रह्मांड में आए हैं, जिन्होंने भी कुछ थ्योरी दिया है, उस थ्योरी में जो भी फॉर्मूला उन्होंने डिराइव करा है, उस फॉर्मूले को बैलेंस करने के लिए कुछ उन्होंने स्केल, कुछ पैरामीटर रखे हैं। तो वही एक ये पैरामीटर है यहाँ पर आपके पास जो इस इक्वेशन को क्या करता है बैलेंस करता है। समझ रहे हो ना आप, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आ गया आपके पास डेरिवेशन कूलम्ब फोर्स फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, क्या बात करूँगा, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोट पॉइंट लिख रहा हूँ। अब नोट पॉइंट में मेरे पास दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है कि अगर आप के पास k = 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो ε0 की वैल्यू कितनी होगी, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो मैं इसको अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज नोट नंबर फर्स्ट लिख देता हूँ कि हमारे पास पता है 1/4πε0 बराबर कितना है बताओ 9 × 10⁹ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है। मुझे ε0 निकालना है, तो ε0 को बाहर ले लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 4π × 9 × 10⁹। और जब इसको आप रिजॉल्व करोगे तो आप वैल्यू लोगे 8.85 × 10⁻−12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ चुका है ε0 की वैल्यू आ चुकी है। बड़े ध्यान से करना, जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, आराम से आपको पहले समझना है कंसेप्ट को। जब आप कंसेप्ट एक बार समझ जाए तो आपको रिवाइज करना है। रिवीजन देखो आपकी पावर है, जितना आप बेस्ट रिवीजन करोगे उतना ही बेस्ट आपके कंसेप्ट क्या होते चले जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो देखो फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं कि दूसरी चीज़ हम यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं, दूसरी चीज़ हम बात कर सकते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। तो अगर मैं नोट नंबर सेकंड की बात करता हूँ या सेकंड अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूँ ε0 का, इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो ये है इसकी यूनिट यहाँ पर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला में c² कर दूंगा और डायमेंशनल फार्मूला में किसका कर दूंगा, न्यूटन का कर दूंगा, और डायमेंशनल फार्मूला किसका लिख दूंगा, मैं मीटर स्क्वायर का लिख दूंगा। तो लिख दो। तो चार्ज का कितना होता है, क्यू चार्ज है, इसको डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं AT, इसका स्क्वायर हो गया। और न्यूटन का कितना होता है फोर्स, यानी mLT-2, और मीटर स्क्वायर है तो इसका कितना हो जाएगा L²। अब थोड़ा सा इसको क्या कर लो, बैलेंस कर लो। बैलेंस करोगे तो थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। ये देखो ये m है, जब m ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, m-1 हो जाएगा। अब ये L है और ये L², तो L³ हो जाएगा। जब ये L³ हो जाएगा तो L³ जब ऊपर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। अब T⁻⁻2 है, यहाँ पर T² है तो ये हो जाएगा T⁻4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये A² हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का।
तो ये कुछ कंसेप्ट है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और आप सीखोगे कब? जब आप थोड़ा सा डेडिकेशन शो करोगे, रिवीजन पर आप ज़्यादा फोकस करें। तो उम्मीद है कि आपको ये कूलम्ब्स लॉ समझ में आया होगा। और देखो यहाँ पर जो मैंने बोला था, क्या बोला था, डेफिनेशन लिखने के लिए। तो डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is always equal to the proportional of the magnitude of the multiple of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। बस इतना ही लिखना है आपको। देखो फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना लो या डेफिनेशन से आप फॉर्मूला डिराइव कर लो, वो आपके हाथ में है, आपने प्रैक्टिस किस वे में करी है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी पेन से इसको लिख लो और देखो यार मेहनत करो, बस मैं ये बोलूँगा। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ दूसरा कंसेप्ट लेंगे, दूसरा टॉपिक लेंगे, वहाँ पर हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, लगे रहो।